साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनको जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है अब से थोड़ी देर पहले। अब एनडीए की भी दोपहर बाद बैठक होने वाली है और ये बैठक, बीजेपी की भी आज विधायक दल की बैठक हो रही है। 2 दिन पहले ही होनी थी लेकिन वो टल गई थी। और इधर बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी भी तकरार जारी है। किन मुद्दों पर जारी है उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी के नेताओं की ओर से और जेडीयू के नेताओं की ओर से भी ये बताया गया है कि कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इधर एक बड़ी खबर, बड़ा झटका लगा है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार में किस तरीके से बम्पर जीत के बावजूद सरकार गठन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच रस्साकशी जमकर चल रही है और अभी भी ये रस्साकशी जारी है। यहाँ तक कि अब ये 3:30 बजे एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है और एनडीए की विधायक दल की बैठक में बहुत संभव है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चुना जाए। लेकिन स्पीकर और मंत्रियों की संख्या को लेकर अभी भी दोनों पार्टियों में जमकर रस्साकशी चल रही है और विवाद है। इनकी वजह से अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि सरकार गठन करने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास ले जाए। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही सरकार बनाने का दावा नीतीश पेश कर सकते हैं राज्यपाल से मिलकर। लेकिन 2 दिन पहले जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने गए, तब उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और दावा भी पेश नहीं किया। केवल उन्होंने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, यानी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अब क्या कुछ होना है, ये रस्साकशी क्यों चल रही है और क्या ये अभी आगे भी चलती रहेगी? क्योंकि यहाँ अमलेंदु जी, बीजेपी और जेडीयू ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और इसकी वजह यह है कि लगभग बराबर सीटें दोनों की हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये मंशा पाले हुई थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन अब सीटें इतनी ज़्यादा हैं नीतीश कुमार के पास भी और नीतीश कुमार के पास विकल्प भी मौजूद हैं, इसलिए उसकी मजबूरी है। लेकिन नीतीश कुमार को भी ये लगता है कि ये लंबा सिलसिला नहीं चलेगा, यानी पूरे कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री शायद ही बीजेपी उनको बनाए। इसीलिए स्पीकर के पद को लेकर जमकर खींचतान मची हुई। हाँ बिल्कुल, स्पीकर के पद को लेकर खूब खींचतान मची हुई है समीर जी। और जो नीतीश कुमार ने दांव चला है उससे बीजेपी परेशान भी दिखाई पड़ती है जी। और दांव नीतीश कुमार ने चलाया कि देखिए समीर जी, अभी इस समय जिस समय हम लोग ये ब्रेकिंग कर रहे हैं, हाँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। वहाँ सब पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े और केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, सब पर्यवेक्षक बने थे, वो सब वहाँ पहुंच चुके हैं। इतने ज्यादा पर्यवेक्षकों को भेजा जाना ये कुछ बताता है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरा, जितने भी बयान अभी तक आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के समीर जी, वो खुलकर नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री ये नहीं कह रहे हैं जी। केवल दिलीप जायसवाल जो है उनका बयान आया है कि 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की नेता होगी और कल नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। बाकी किसी बीजेपी नेता का नहीं आया। शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और मोदी जी के बहुत प्रिय समझे जाते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री रहने के बाद वो राज्य में मंत्री बनने गए थे। हाँ, उनका भी इंटर के बाद हाई स्कूल हुआ जी। तो केंद्र में मंत्री रहने के बाद वो बिहार विधान परिषद में सदस्य बने, एमएलसी बने, उसके बाद फिर मंत्री उनको बनाया गया। तो मोदी जी के कहने से ही उनको मंत्री बनाया गया। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार बन गई है, बहुत लोग खुश हैं और 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी, उसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार चुने जाएंगे जी। तो अब नीतीश कुमार का जो दांव है वो नीतीश कुमार ने दांव यही चलाया कि नीतीश कुमार ने पहले बुला ली बैठक जेडीयू की। जेडीयू विधायक दल का नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। अब जब एनडीए की बैठक होगी तो उस एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता की हैसियत से उपस्थित होंगे जी। और अगर बीजेपी कुछ खेल करने की कोशिश करती है और नीतीश कुमार का नाम नहीं आता है तो नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। 3:30 बजे फिर नीतीश कुमार जेब में इस्तीफा लेकर तो निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सरकार बनाने का दावा भी लेकर निकलेंगे और तब फिर एनडीए की तरफ से नहीं, फिर वो
दूसरे की तरफ से निकलेंगे। तो ये उनकी तैयारी है, ये एक बड़ा दाव है। तो इसीलिए नीतीश कुमार पहले ही हो गए, ताकि अगर एनडीए की बैठक में कुछ गड़बड़ हो तो जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर वो तुरंत गवर्नर के पास पहुंच जाए और जाकर पहले अपना दावा पेश करें। जी बिल्कुल, तो ये पूरा सेफ साइड लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं। और आपको याद होगा, हम लोगों ने इस ब्रेकिंग कार्यक्रम में भी ये चर्चा की थी कि 17 तारीख को जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी थी और उस समय कैबिनेट की बैठक हो रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक टाल दी गई। उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जब पहुंचे हैं राज्यपाल के पास नीतीश कुमार, तो उन्होंने केवल कैबिनेट में क्या प्रस्ताव पारित हुआ है केवल उसकी सूचना दी। हालांकि उस दिन इस्तीफे की तैयारी के साथ और सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये सारा काम नहीं किया। उसको नीतीश कुमार ने भी टाल दिया, बीजेपी के विधायक दल की बैठक। और अब आज बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा है शाहनवाज हुसैन ने। 3:30 बजे एनडीए के विधायक दल की भी बैठक होनी है और उसमें नेता चुना जाना है। किसको नेता चुना जाना है? हालांकि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुने जाएंगे, लेकिन शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं? पर दोनों ही पार्टियों के भीतर जबरदस्त एक जो कहा जाए कि आशंका एक दूसरे के प्रति है वो बनी हुई है, यानी भरोसा किसी का नहीं है। यहाँ बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार दांव खेल सकते हैं और नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी दांव खेल सकती है। और हंग असेंबली में स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्पीकर के पद को लेकर खींचतान दोनों में जारी है। खैर, सुनते हैं पहले शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। होगी एनडीए के विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुना जाएगा। किसे नेता चुना जाएगा ये नहीं बता रहे हैं शहनवाज हुसैन। और यहाँ अभी इस समय बिहार में पटना में वहाँ बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी को 89 सीटें 89 सीट्स मिली हैं पटना बिहार में विधानसभा में, 243 में से 89 और 85 सीटें मिली हैं जनता दल यूनाइटेड को। और इसीलिए अब इस जो पूरा ये सीन है, यानी जिस तरह से राजनीतिक दलों का को सीटें मिली हुई हैं, उसके लिहाज से वहाँ पर स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और स्पीकर को लेकर खींचतान दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी और जेडीयू में अभी तक ये जारी है। चूंकि बहुत सारे मुद्दे सुलझाए गए हैं, लेकिन स्पीकर को लेकर, और स्पीकर को लेकर इसलिए इतनी रस्साकशी हो रही है क्योंकि दोनों ही पार्टियों को भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर जाए। ना तो बीजेपी को जेडीयू पर है और ना ही जेडीयू को बीजेपी पर। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए नीतीश कुमार 1 सेकंड की भी मोहलत बीजेपी को देना नहीं चाहते हैं जी। वरना इस्तीफा जब गवर्नर के पास गए थे सूचना लेकर के आप भंग कर दीजिएगा 19 नवंबर को, इस्तीफा उसी समय दे आते। तो इस्तीफा नहीं दिया नीतीश कुमार ने, अभी भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है। जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं दिया है। 3:30 बजे जब एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जब नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे, तब जाएंगे वो जाकर अपना इस्तीफा लेकर देखे और साथ ही साथ दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। और अगर बीजेपी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की एनडीए की विधायक दल की बैठक में, तो नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर तो जाएंगे जी, लेकिन सरकार बनाने का दावा भी साथ लेकर जाएंगे, फिर वो एनडीए की तरफ से नहीं होगा। मतलब वो अपना प्लान है और प्लान बी और प्लान सी सब साथ लेकर चल रहे हैं। तो बीजेपी के चाणक्य जो है इस समय नीतीश कुमार से बहुत घबराए हुए हैं जी। और बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि घुटनों पे जो है नीतीश कुमार ने ला दिया है बीजेपी के चाणक्यों को। तो ये अंदर जो चल रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की चीजें चल रही है उनके अंदर। जी बिल्कुल। तो ये एक जो एक अविश्वास वाली बातें हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो एकदम सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और दोनों अपने एक दूसरे प्लान के साथ इस समय चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी और बीजेपी तो खैर चल ही रही है, लेकिन दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार आज दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, यानी एनडीए उन्हीं को चुनेगा विधायक दल का नेता। एनडीए का मतलब जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राजग जो गठबंधन है, बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो नीतीश कुमार को ही, यानी अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी बार होगा कि बीजेपी ज्यादा सीटें पाने के बावजूद कम सीट वाले नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं, आशंकाएं बहुत सारी जताई जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी बना भले रही है नीतीश कुमार को, लेकिन पूरे कार्यकाल के लिए नहीं। यही बात है, यही वजह है कि दोनों के बीच में अभी भी रस्साकशी जारी है। एक बार सुनते हैं दिलीप जायसवाल को, वो क्या कह रहे हैं।
उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे, ये सारा कार्यक्रम बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो है स्पीकर के पद पर किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान मची हुई है। हालांकि अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यह है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी के, उसके बाद कोई मंत्री होंगे, और मंत्री शायद इस बात पर भी दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं कि मंत्रियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है स्पीकर का, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में खींचतान चल रही है, अभी भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, अभी भी जो है इस खींचतान चल रही है दोनों के बीच में, और बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है समीर जी। उसमें अभी बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। जी हाँ। बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इससे भी काफी कुछ संकेत मिल जाएंगे बीजेपी की आगे की रणनीति पर, कि वो नीतीश कुमार के साथ आगे चलकर क्या करेगी। जी। ये भी इससे संकेत साफ तौर पर मिल जाएंगे। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी आज नहीं तो कल जो है उनके साथ छल करेगी, और जो राशिद अलवी ने कहा था वो कि अभी बना भी देगी तो थोड़ा समय बाद गिरा देगी, तो ये नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने सारे दांव जो हैं वो एकदम तैयार रखे हैं। पहला दांव तो यही चला है उन्होंने कि पहले ही वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुने जाते, उससे पहले जेडीयू के विधायक दल के नेता चुन लिए गए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है समीर जी कि आखिर नीतीश कुमार को इतनी जल्दी क्या थी कि एनडीए की बैठक से पहले वो जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने जाए। नरेंद्र मोदी तो आज तक जो है बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, एनडीए के नेता चुनकर वो प्रधानमंत्री बने हुए। तो नीतीश कुमार भी एनडीए के विधायक दल के नेता चुने जाते की अगर तैयारी पूरी है तो चुने ही जाते, तो फिर जेडीयू का पहले चुनने की क्या आवश्यकता थी, और बीजेपी का अलग से अभी चुनने की क्या आवश्यकता थी एनडीए का विधायक दल चुनने से पहले। इसका मतलब कि अंदर अंदर काफी ज्यादा संघर्ष चल रहा है, और अभी भी कुछ चीजें शायद सेटल नहीं हो पाई हैं। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि 3:30 बजे क्या परिस्थितियां बनती हैं, और नीतीश कुमार उसी हिसाब से फिर अपना दांव आगे का चलेंगे। फिलहाल उन्होंने दांव चल दिया है कि वो इस समय एनडीए विधायक दल के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या 3:30 बजे कोई और खेल भी हो सकता है। नीतीश कुमार के अलावा कोई और भी नाम आ सकता है बीजेपी की तरफ से, जो मतलब एनडीए की तरफ से, जिस पर नीतीश कुमार की और जेडीयू की सहमति ना हो। बहुत सारी चीजें 3:30 बजे तक स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी दांव पे चले जा रहे हैं एक दूसरे के जी। और लेकिन एक चीज इसमें और भी महत्वपूर्ण है अमलेदू जी, जो ये कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी भले बना रही है लेकिन वो पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल के लिए बनाती है कि नहीं, ये बात अभी इसको लेकर आशंकाएं हैं। पर अभी बनाना बीजेपी की बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो प्लान भी है वो बीजेपी के साथ रहने के बजाय कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और ये भी है कि जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं वो बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद चिराग पासवान भी, हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान भी जो है अंदरूनी तौर पर वो नीतीश कुमार के साथ है और बीजेपी के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और हनुमान तो बने थे वो, लेकिन हनुमान की बनने की अब कीमत उन्होंने वसूल कर ली है। तो अब चिराग पासवान भी इस स्थिति में है कि अब चाहे तो बीजेपी को उसी तरीके से डील कर सकते हैं जैसे नीतीश कुमार अब तक डील करते रहे। तो यानी एक तरह से कहा जाए कि 5 उंगलियां घी में जो हैं वो नीतीश कुमार के भी हैं और चिराग पासवान के भी हैं। तो दोनों के पास ये ताकत है कि वो बीजेपी को इस समय कायदे से डील कर सकते हैं, ये देखा जा सकता है सभी। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि बीजेपी जिसको अपना विधायक दल का नेता चुनती है उसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के विधायक दल के नेता चुने भी जाते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेते भी हैं तो नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे बीजेपी के समर्थन से, ये देखने वाली चीज होगी। हो सकता है कि अभी नीतीश कुमार की रणनीति ये हो कि किसी तरीके से विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, सरकार बना ली जाए और उसके बाद बीजेपी को अंदर ही अंदर से जो है काटा जाए। और बीजेपी की भी तैयारी ये होगी कि किसी तरीके से अभी ठीक है मामले को शांत रखा जाए, संदेश गलत ना जाए कि साहब ये महाराष्ट्र करना चाहते थे बिहार में भी और नीतीश कुमार को शिंदे बनाना चाहते थे, लेकिन समय आने पर नीतीश के साथ वही किया जाए इसी तरीके से। तो लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दांव बिल्कुल फिट रखे हुए हैं और पहला दांव जो उन्होंने चल दिया है उससे बीजेपी बहुत चले। जी बिल्कुल, उससे यानी यहाँ पर दांव पेच जबरदस्त तरीके से अभी भी चल रहे हैं और नीतीश कुमार इस दांव पेच में न सिर्फ आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि बहुत मजबूत भी
भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास दोनों ही विकल्प मौजूद हैं और दोनों ही विकल्प ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो अब हालांकि ये चर्चाएं हैं कि उनकी बातचीत और जो डील है वो महागठबंधन के साथ भी हुई है, लेकिन हुई हो या ना हुई हो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो महागठबंधन उनको समर्थन देने में पीछे नहीं हटेगा, ये उनको पता है, या फिर इतना उन्होंने इत्मीनान कर लिया हो, बातचीत कर ली हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर यहाँ जिस तरीके से ये संदेह जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बनते भी अगर हैं और अब बनना लगभग तय ही माना जा रहा है, हालांकि 3:30 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी, जब उसमें चुने जाएंगे तभी ये चीज आधिकारिक रूप से मानी जाएगी, लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री, पर आगे भी बने रहेंगे, इस बात को लेकर आशंकाएं हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल का अभाव दिख रहा है और स्पीकर के पद को लेकर दोनों के बीच में खींचतान जारी है। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी कहना है कि ये लंबे समय तक ये नहीं चलने वाला है और बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी। और क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, बम्पर बहुमत के बावजूद सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इन सब को लेकर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं उनको। आगे चले, लेकिन आशंकाएं हैं और इस सरकार कितनी स्थिर रहेगी, इतने बम्पर मेजॉरिटी के बावजूद सरकार की स्थिरता को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। और आशंकाएं इसलिए जताई जा रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू में तालमेल का जबरदस्त अभाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू और बीजेपी में ज़बरदस्त तालमेल का अभाव है और नीतीश कुमार की भावभंगिमा जो इसको भी इस समय सभी देखा जा सकता है कि जो उनकी भावभंगिमा क्या कह रही है, नीतीश कुमार क्या कहना चाहते हैं। और नीतीश कुमार चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार दिख रहे थे, चुनाव के बाद के नीतीश कुमार एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सक्रिय, एकदम सक्रिय, बीमारी सारी दूर हो गई और एकदम से चुस्त दुरुस्त नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी जो है वो बल्कि थके हुए मालूम पड़ रहे हैं नीतीश कुमार के सामने इस समय। तो ये देखने में आ रहा है। लेकिन जो सबकी निगाहें जो टिकी हुई है समीर जी, वो टिकी हुई है कि बीजेपी विधायक दल, देखिए बीजेपी विधायक दल सम्राट चौधरी जो है वो चुन लिए गए हैं। अब समीर जी अब स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की राजनीति क्या है। सम्राट चौधरी अगर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो नीतीश कुमार का बीजेपी के समर्थन से लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना असंभव है। ये एकदम संकेत बीजेपी ने दे दिया है, यानी बीच भंवर में नीतीश के साथ बीजेपी कोई ना कोई खेल कर सकती है। और जो हालांकि अमलेंदु जी अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है तो ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। एक तो जाति का समीकरण देखिए जी, है ना, तो उस हिसाब से भी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो भी ओबीसी हो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी ओबीसी हो। ये अब जब और वोट महिलाओं के लिए कोई महिला ना हो उसमें, कोई महिला ना हो उसमें, ये भी आता है। तो अब ये बड़ी खबर जो इस समय आ रही है अभी जो है ये देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी जो है वो चुने गए हैं। अगर जो खबरें आ रही है कि नेता चुने गए हैं, सूत्रों के हवाले से अभी स्पष्ट घोषणा आ जाएगी, बाहर कोई ना कोई बीजेपी का नेता आकर करेगा इसकी घोषणा। तो अगर ये चुने गए हैं तो फिर इसका मतलब जो शाम 3:30 बजे है उसमें भी कुछ ना कुछ अब संचय, अब की 3:30 बजे की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब जो है संशय बढ़ गया है कि 3:30 बजे क्या दांव पे चला जाएगा। अगर सम्राट चौधरी की जगह कोई दूसरा चुना जाता विधायक दल का नेता तो आशंकाएं इतनी नहीं रहती, अब आशंकाएं बढ़ी है। और आपको याद होगा कि जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था एनडीए का, जो 7 सेकंड में ही जारी हो गया था और 7 सेकंड बाद ही नीतीश कुमार निकलकर चले गए थे और सब नेता निकलकर चले गए थे। उसके बाद सम्राट चौधरी रुके रह गए थे और प्रेस से बात फिर अकेले सम्राट चौधरी ने की थी। तो यानी बीजेपी ने इस पर संकेत दे दिया था कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री पद के बीजेपी तब से। और ये भी अमलेंदु जी याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह जो सबसे बड़े राजनीति के बीजेपी के चाणक्य माने जा रहे हैं, उन्होंने सीधे कहा था सम्राट चौधरी के लिए जब वोट मांगने गए थे कि इनको हम बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा आदमी अब आप विधायक दल की बैठक में अगर उनको चुना गया है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये दोनों ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे, यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, अगर ये होता है ये कॉम्बिनेशन, तो ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो आशंकाओं का जो एक खेल चल रहा है,
और खाई है, ये और भी ज्यादा बढ़नी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार अब ये जो आशंकाएं हैं कि उनको लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो और भी ज्यादा पुख्ता हो रही है। और नीतीश कुमार खैर प्लान बी तैयार किए हुए हैं, लेकिन और भी एक दिक्कत है अमलेंदु जी, अगर ज्यादा ये लंबा खिंचता है तो नीतीश कुमार का प्लान भी फिर कितना सफल हो पाएगा, ये भी बड़ा सोचने समझने वाली बात है। देखिए समीर, नीतीश कुमार का प्लान भी तो हमेशा तैयार रहेगा, हर क्षण तैयार रहेगा, और नीतीश कुमार का प्लान भी जो है वो बीजेपी आसानी से उसको तोड़ नहीं सकती है। ये एक तो ये है जी, क्योंकि नीतीश कुमार का प्लान बी से मोदी जी भी अस्थिर हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तोड़ने की कोशिश करेगी जेडीयू को, तो अब देखना ये कि वो कोशिश में कितनी कामयाब होती है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बीजेपी का चुना जाना ही इसकी तरफ संकेत साफ साफ है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ ना कुछ खेल निश्चित तौर पर किया जाएगा जी। ये इसकी तरफ इशारा दे रहा है, तो वो खेल समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का प्लान भी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, जैसा कि राशिद अलवी ने कहा था। तो राशिद अलवी ने जो कहा, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो है सार्वजनिक तौर पर आकर कहनी नहीं चाहिए किसी भी राजनेता को, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर अंदर तैयारियां की जाती हैं। बहरहाल वो राशिद अलवी के मुंह से चाहे निकल गया हो, चाहे जानबूझ निकाला हो। हालांकि राशिद अलवी जो है वो, समीर जी आपको याद होगा कि वो नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान के साथ जनता दल में एक साथ रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। जी हाँ, है ना, बिल्कुल। तो साथ साथ बसपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, लेकिन उनकी राजनीति की शुरुआत जो है वो जनता दल से है और इन्हीं के साथ ही है। तो राशिद अलवी ने अगर कुछ बात कही है तो ये बेसबब नहीं है, बिल्कुल। राशिद अलवी का कुछ कहना बेसबब नहीं है, कुछ ना कुछ मामला है जो राशिद अलवी ने कहा है। तो बीजेपी भी इसको लेकर सतर्क है, इसलिए बीजेपी अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहती है ताकि समय आने पर नीतीश कुमार के सांसद भी तोड़ दिए जाएं और नीतीश कुमार के विधायक भी तोड़ लिए जाएं। लेकिन ये संभव नीतीश कुमार होने नहीं देंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि स्पीकर भी उनका ही होगा, ताकि बीजेपी के हाथ में कुछ रहे ही नहीं कि वो कुछ गड़बड़ कर पाए विधानसभा के अंदर। जी बिल्कुल, और चूंकि नीतीश कुमार के सामने विकल्प है और बहुत मजबूत विकल्प है, तो इसलिए बीजेपी जल्दी छेड़छाड़ तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ आगे भी पूरे 5 साल उनको मुख्यमंत्री बनाए रहेगी, इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। और ये इस बात का एहसास खुद नीतीश कुमार को है, इसलिए वो अपने साथ लगातार अपना जो प्लान बी है वो तैयार रखे हुए हैं। अब 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी, एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार को ही ये माना जा रहा है कि नेता चुना जाएगा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो कह भी चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया है। अमलेंदु जी, ये भी बिहार के मतदाताओं को एक बड़ा संदेश है। सबसे ज्यादा जो विवादित व्यक्ति रहे सम्राट चौधरी, और उनके ऊपर गंभीर अपराधों के आरोप थे और यहाँ पर फर्जी डिग्री के बहुत सारी चीजें प्रशांत किशोर ने कही थी। तो बीजेपी शायद ये भी संदेश देना चाह रही हो कि उनके नेताओं के ऊपर कितने भी बड़े आरोप लगा दिए जाए, अगर वो बीजेपी में है तो बाकायदा वो धुले हुए हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है। हाँ, सभी जो धुले हुए हो या ना हो, लेकिन एक बात अच्छी है, बीजेपी ये संकेत देती है कि हम अपने आदमी का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ते। हाँ, चाहे वो यौन अपराधी हो, चाहे वो हत्या का अपराधी हो, चाहे वो किसी भी का हो, कोई भी आरोप हो, तो उस पर अगर आरोप रखते हैं तो बीजेपी उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये अब तक बीजेपी की रणनीति रही है। तो ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि साहब ये गलत है कि भाई आरोप लग रहे हैं और आप उसके साथ खड़े हुए, लेकिन दूसरे नजरिए से आप देखें तो ये अच्छी बात है कि भाई हमारा अगर आदमी है तो अगर वो अच्छा है तो अच्छा है ही, और खराब है तब भी वो अच्छा है, हम उसके साथ खड़े हैं उसके खराब में। तो इसीलिए चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक और ब्रजभूषण शरण सिंह तक, सम्राट चौधरी तक, सबके साथ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी रही है। तो ये एक अच्छाई के तौर पर भी आप देख सकते हैं राजनीतिक नजरिए से, लेकिन अगर नैतिकता के नजरिए से देखें तो ये खराब है। लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। वो तो जब प्रधानमंत्री खुद ही चुनावी सभाओं में कट्टा बम गोली की बात करते रहे और वहां की जनता ने बम पर वोट दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, और इसी वजह से दे दिया। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कट्टा देख के बिहार की जनता डर गई कि ये तो गोली भी चला देते हैं, तो इसीलिए डर के वोट दे दिया कि वरना भी ये कट्टा चलाएंगे और गोली चलवाएंगे। तो ये भी हो सकता है। अभी तरह तरह की बातें हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभी खेल बिहार में काफी कुछ बाकी है। 3:30 बजे जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उसमें चुन लिए जाते हैं और जाकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर देते हैं। तब तक बहुत कुछ अस्पष्ट बिहार में है, और मुझे लगता है कि 3:30 बजे तक काफी कुछ गहमा गहमी रहेगी। इस सर्द मौसम में बिहार की राजनीति में काफी गर्मी देखने को मिल रही है सभी। जी बिल्कुल, गर्मी देखने को मिल रही है। और ताजा खबर यह है कि
बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। और यह भी है कि ये दोनों ही नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे पहले जेडीयू की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। अब 3:30 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी है, उसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। लेकिन एक बार फिर विपक्ष इस पूरे चुनाव को कतई स्वीकार नहीं कर रहा है और लगातार जो वोट चोरी और एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें हैं, उनको लेकर हमलावर है, सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, सुनते हैं उनको क्या कहा है उन्होंने। कोई भरोसा नहीं है, अभी भी लगातार उनका आरोप है, कहना है कि अभी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं, कैसे इस चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है एनडीए को चुनाव जितवाने में। सुनते हैं अजय राय को क्या कह रहे हैं। का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने, उसको लेकर कल बड़ी बैठक हुई कांग्रेस पार्टी को, और इस एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और दिसंबर में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। एक बार सुनते हैं जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं और इसको लेकर खासतौर से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर जिस तरीके से आंखों के सामने ये पूरा खेल हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है। और जो घटक दल है वो भी इसमें साथ है, चूंकि एसआईआर और ईवीएम और वोट चोरी, इसको लेकर विपक्षी दल बिल्कुल साथ है। उनका ये कहना है कि हम कहीं अगर जीत भी गए हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं। रणदीप सुरजेवाला है, एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने एसआईआर को लेकर और कल कांग्रेस पार्टी की बैठक में जो कुछ हुआ। मुझे लगता है अमलेंदु जी कि ये चुनाव आयोग ने घोषणा तो की है, लेकिन ये जिस तरीके से वो एसआईआर कराना चाह रहा है बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, देखना है कि वहां क्या कुछ होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है समीर जी, और केरल सरकार जो पहुंची है एसआईआर को लेकर, उस पर अब शुक्रवार को सुनवाई है और सीजीआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच जो है उस पर सुनवाई करेगी। आज कपिल सिब्बल ने इस मामले को मेंशन किया, तो इस पर सीजीआई गवई ने कहा कि नो सीनियर्स फॉर मेंशनिंग, मतलब कोई सीनियर एडवोकेट जो है वो मेंशन नहीं करेगा, अपने जूनियर को भेजिए। इस पर उन्होंने एपोलॉजी जाहिर की सिब्बल ने, और उनके जो सहायक थे उन्होंने उसको सबमिट किया। सीजीआई ने उसको फिर शुक्रवार के लिए इसको सूचीबद्ध कर दिया है, तो शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी केरल के एसआईआर को लेकर, जो केरल सरकार पहुंची है। बाकी 26 नवंबर को तो पूरे उसकी बिहार के मामले की होनी है, और उसमें जो दूसरे राज्यों का हाँ उनका भी आना है, उसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उनकी भी सुनवाई उसी दिन होनी है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा को क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और एसआईआर को लेकर कल कांग्रेस पार्टी की बैठक में क्या कुछ हुआ। उन राज्यों के भी नेता वहां मौजूद थे जिन राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की है चुनाव आयोग ने। दीपेंद्र हुड्डा को सुनते हैं। चुनाव आयुक्त हैं, उनके ऊपर लग रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हो गए हैं ज्ञानेश कुमार। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हो गए हैं, और ये साफ तौर पे जो साफ आरोप लग रहे हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, ये देखने में आ रहा है। और इतना ही नहीं समीर जी, ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो चलिए विपक्ष लगा रहा है, समझ में आता है। ऐसे पूर्व नौकरशाह जो मोदी भक्त समझे जाते हैं वो भी ज्ञानेश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम एक सूर्य प्रताप सिंह है, जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, बहुत पक्के मोदी भक्त समझे जाते हैं और ट्रोलिंग की भाषा में बात करते हैं। उन्होंने बड़े सवाल ज्ञानेश कुमार के ऊपर उठाए हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, उसको आप बता सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। जी, ये सूर्य प्रताप सिंह है, वो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं और प्रमुख सचिव रहे हैं, और जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़ा खास तो नहीं कहेंगे, उनके बड़े प्रशंसक हैं। वो लिख रहे हैं कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया दूसरी नोटबंदी जैसी लग रही है। कह रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो और 20 साल पुराने नाम, ईपीआईसी नंबर, पार्ट नंबर खोजकर फॉर्म भरो। पर असल सवाल, गांव का बुजुर्ग, महिला, मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति ये लिस्ट कहां से लाएगा? गांव में नेट नहीं है, प्रिंटर नहीं है, ये व्यावहारिक ही नहीं है। एक बीएलओ पूरे गांव का फॉर्म कैसे भरेगा? 2003 की लिस्ट देगा कौन? जैसे नोटबंदी में कैश जमा कराने वाले दलाल बने थे, यहाँ फॉर्म भरवाने वाले एजेंट पैदा होने तय है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर की इतनी जल्दबाजी क्यों? अचानक नियम, कम समय और बोझ सिर्फ जनता पर, घबराहट ऊपर से, छा गए ज्ञानेश कुमार। अब यही तो इन्होंने किया बिहार में भी अमलेंदु जी, और
किस तरह की इन्होंने मतदाता सूची तैयार की वो सबके सामने है। आशंका जताई जा रही थी कि ये बीजेपी को जिताने की साजिश है, और आखिरकार वहां उन्होंने ऐसी लहर बहाई चलाई, ऐसी आंधी चली कि जो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा ये सीटें दिलाकर इन्होंने उसको बता दिया कि एसआईआर हम क्यों चल करवा रहे थे। मतलब अमित शाह को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी, वो भी 160 की बात कर रहे थे। हाँ, तो अमित शाह को ही जब उम्मीद नहीं थी तो ज्ञानेश कुमार ने ये काम तो अच्छा किया एक तरीके से, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ज्ञानेश कुमार ने काम करके दिखाया है। अब वो बात भले ही है कि बीजेपी का जो है नसीब अच्छा नहीं है कि अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, वरना ज्ञानेश कुमार ने तो काम कर दिया था। लेकिन इसको लेकर अब वहाँ जो चुने गए हैं सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने कुछ कहा है समीर जी, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं इस बीच, उसके बाद फिर आगे चर्चा। जी बिल्कुल, सुनते हैं केशव प्रसाद मौर्य। जब आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई पटना में और उसके बाद प्रभारी बनाकर भेजे, पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इस विधायक दल की बैठक में। से ही बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यानी दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा उप नेता चुने गए हैं, और दोनों ही डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी बीजेपी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम में कोई बदलाव नहीं किया है, जनता दल यूनाइटेड ने अपने सीएम में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है स्पीकर को लेकर। बिल्कुल, स्पीकर को लेकर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है, और स्पीकर की बात अगर तय नहीं हुई है तो फिर एनडीए में सब कुछ गड़बड़ ही सड़बड़ है जी। ये बिल्कुल एकदम से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार इसीलिए बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे हैं, और दांव जो चल रहे हैं उस दांव से बीजेपी परेशान है। बीजेपी की चाणक्य जो है वो हड़बड़ाए हुए हैं नीतीश कुमार के इन सब दांव से इस समय जो है। और नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रिप जो है अपनी मजबूत कर ली है। पूरे सरकार के ऊपर, मतलब जो नई सरकार बन रही है उसके अभी से ग्रिप मजबूत कर ली है कि बीजेपी का कोई भी चाणक्य जो है वो बिहार में आकर जो है चाणक्यगिरी ना दिखा पाए, क्योंकि चाणक्य बिहार ही बताए जाते हैं जी। तो वहाँ आकर जो है वो मतलब किसी बिहारी को कोई गुजराती चाणक्य आकर चाणक्यगिरी ना सिखाए, तो ये इंतजाम नीतीश कुमार ने कर लिया है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी खबरें हैं अमलेंदु जी, और ये संकेत मिल चुका है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि नीतीश कुमार का एक और भी प्लान है, और वो प्लान ऐसा है कि वो सीधे केंद्र की सरकार को हिला सकता है। बिल्कुल, क्योंकि खेल जो है वो 40-42 सीटों का ही है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार टिकी हुई है। और अगर ये 40-42 सांसद उधर से इधर हुए तो फिर ये खेल खत्म हो जाएगा, और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरह की उन्होंने कवायद छेड़ दी है। अब उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार की हर बात मानने को बीजेपी विवश हो। और स्पीकर का पद, अब देखने वाली बात होगी कि स्पीकर के पद पर बीजेपी समझौता करती है या फिर नहीं करती। हाँ, काफी कुछ इससे तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीति भी, भविष्य भी तय हो जाएगा जी। हाँ, अगर बीजेपी अपना स्पीकर बना लेती है तो फिर नीतीश कुमार ने इसका मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ। और अगर नहीं होता है तो फिर अब लगता ही है समीर जी कि स्पीकर बीजेपी का नहीं हो रहा है। तो पूछिए कैसे? वो ऐसे कि जब सम्राट चौधरी चुन लिए गए नेता बीजेपी विधायक दल के, और उपनेता चुन लिए गए विजय कुमार सिन्हा, और दोनों ही रहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी। तो चर्चा तो यही थी कि अगर स्पीकर बनाया जाएगा तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया जाएगा, ताकि जिनसे नीतीश कुमार को जो है उन पे अंकुश लगाया जा सके। इसलिए अब ये संकेत मिल रहा है कि डिप्टी सीएम अगर बन रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, तो फिर स्पीकर नीतीश कुमार का ही बन रहा है। इसका मतलब बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। ये भी हो सकता है बाकी 3:30 बजे के बाद जब नीतीश कुमार जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने, तब मालूम पड़ेगा वस्तुस्थिति क्या है। तो ये अब दोनों बातें हम लेंदू जी, अगर स्पीकर नीतीश कुमार की पार्टी का नहीं होता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन अगर बीजेपी नीतीश कुमार के स्पीकर को बनाने पर तैयार होती है तो फिर इसका मतलब कि केंद्र की सरकार हिलने का खतरा उसको महसूस हो गया। हाँ, और इसी वजह से फिर वो समझौता करने को तैयार, अदरवाइज किसी भी कीमत पर बीजेपी स्पीकर के पद से समझौता नहीं करने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गया है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की चाहत ज्यादा रखी और अटल जी का सपना पूरा करने की कोशिश की, तो मोदी जी जहाँ बैठे हुए हैं वो दिवा स्वप्न हो जाएगा फिर जी। तो ये दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है हो सकता है कि बैकफुट पे जाए बीजेपी और नीतीश कुमार का दांव काम कर जाए कि मगध की तरफ मत देखो, पाटलिपुत्र की तरफ अगर देखोगे तो इंद्रप्रस्थ से चले जाओगे। अगर पाटलिपुत्र की तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, पाटलिपुत्र के पाए हिलाने की कोशिश करोगे, तो इंद्रप्रस्थ के पहिए हिल जाएंगे।
चक्रव्यूह ये रच दिया है नीतीश कुमार ने, तो ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं मोदी शाह नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह में कि अगर पाटलिपुत्र को स्थिर करने की कोशिश की तो इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। जी बिल्कुल, और ये आशंका अगर इस बात की आशंका होगी तो ये कभी नहीं चाहेंगे, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चाहे जो शर्त रखें उसको बीजेपी मानने को विवश होगी। अब देखना है स्पीकर को लेकर क्या होता है, स्पीकर का पद जेडीयू के पास जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास। और 3:30 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। और बीजेपी ने भी अपना नेता चुन लिया है, सम्राट चौधरी को, और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता। ये दोनों बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनेंगे, और नीतीश कुमार को चुना है जनता दल यूनाइटेड ने विधायक दल का नेता। लेकिन यहाँ जो एसआईआर को लेकर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं क्या कह रही हैं, किस तरीके से एसआईआर के जरिए और चुनाव आयोग की मदद से बिहार का चुनाव जीता गया है, और उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया था। यहाँ विपक्ष हमलावर है, बड़े आंदोलन की तैयारी में है, और उधर बिहार में एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक में नेता और उपनेता चुन लिया, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इन दोनों को चुना गया है, दोनों फिट भी हैं और हिट भी हैं। हिट तो अमलेंदु जी समझ में आता है कि दोनों डिप्टी सीएम थे, चुनाव फिर जीत गए हैं, तो हिट तो माना जाएगा, भले ही उसमें भूमिका चाहे किसी की रही हो, अंपायर की रही हो। लेकिन ये फिट किस बात को लेकर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं या विजय सिन्हा, या फिर दोनों के लिए? नहीं, दोनों के लिए कह रहे होंगे। और हिट की बात जो कह रहे हैं समीर जी, ये हिट की बात तो ये है कि आपको याद होगा हिट किए गए थे विजय कुमार सिन्हा चुनाव वाले दिन। हाँ, उनके तो बड़ा विरोध हुआ था और वो धमकी भी दे रहे थे कि सब यहाँ गुंडा राज है नीतीश कुमार के राज में, और डीएम एसएसपी जो है सब गुंडा गर्दी करा रहे हैं, गुंडा राज है, बुलडोजर चलवाएंगे। ये कहते हुए सुने गए थे, वो काफी ज्यादा जो था वो वायरल हुआ था। अब उन डीएम एसएसपी की खैर नहीं, एक तो जो उस समय वहां डीएम एसएसपी थे, और बुलडोजर कहाँ चलेगा ये देखना है। लेकिन जो फिट करने वाली बात जो कही कि फिट है, इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी ने देख लिया है कि कैसे फिट है, जनता हिट कर रही थी तब भी वो फिट थे। हाँ, या फिर नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी हो सकता है। हाँ, कि ये दोनों तो हमारे फिट है। हाँ, ये नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी हो सकता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है वो चुना जाएगा वो फिट नहीं होगा, और बाद में हमारे यही जो है फिट वाले जो है ये फिट यही हिट करेंगे नीतीश कुमार को। जी, ये भी हो सकता है कि हमारे फिट जो है यही नीतीश कुमार को हिट करेंगे। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य जो है, जो उत्तर प्रदेश में जिनको समाजवादी पार्टी के लोग स्टूल मंत्री कहते हैं, तो अब उनका ये क्या कहने का मतलब है कि हिट भी है फिट भी है, ये तो वही जाने। इसका तमाम अर्थ निकालने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरीके से अमलेंदु जी केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो दी जा रही है बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी हलचल शुरू हो गई है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इरादे कुछ अलग है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का नेतृत्व जो बीजेपी का है, दोनों के बीच में हमेशा मनमुटाव की, और यहाँ तक कि कई बार ये मनमुटाव सतह पर भी आता दिखाई पड़ता है। और लोकसभा चुनाव के बाद से तो बिल्कुल तलवारें खींची हुई है दोनों में। अब केशव मौर्य को इतना ज़्यादा महत्व देने को लेकर यूपी में भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं कि क्या कुछ यहाँ भी शीर्ष नेतृत्व खेल करने वाला है। देखिए, अगर अब करना चाहेगा यहाँ शीर्ष नेतृत्व तो अब उसके हाथ खुले हुए हैं, हाँ, कर जी हाँ। और खेल इसलिए है कि अब जो परिस्थितियां हैं इस समय, अगर मतलब यहाँ कोई अगर चाहे कि साहब वो बीजेपी तोड़ के राजनीति कर लेगा, कल्याण सिंह बन जाएगा, अब संभव नहीं है ज्ञानेश कुमार के रहते हुए। जी, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या परिस्थितियां क्या बनेंगी। तो ज्ञानेश कुमार है, तो आप बताइए कि बिहार की सरकार जो है वो 90% स्ट्राइक रेट के साथ आ रही है, 84-85 स्ट्राइक रेट के साथ। तो इस तरीके के स्ट्राइक रेट तो ज्ञानेश कुमार जी जब तक अंपायर है तब तक आते ही रहेंगे, ये समझा जा सकता है। तो इसलिए अब यहाँ जो है, तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का अगर कद बढ़ रहा है, तो ये जिनके कद छोटे हैं उनके कद के साथ तो कभी भी खेल हो सकता है समीर जी। तो ये अब बीजेपी के अंदर की जो राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश में भी काफी कुछ हद तक जो है इसको हिट करेगी, ये साफ तौर पर समझ में आता है। जी बिल्कुल, और ये तमाम राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल अब नीतीश कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि वो राज्यपाल से आज मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन अभी 3:30 बजे बैठक है एनडीए की विधायक दल की, और उसमें नेता चुना जाएगा।
नेता चुना जाना उनका तय माना जा रहा है, लेकिन कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी, इतने बम्पर बहुमत के बावजूद एनडीए गठबंधन को मिला है, इसको लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। और इधर एसआईआर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने और एनडीए ने किस तरीके से बिहार में चुनाव जीता है, उसको लेकर ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार विपक्ष के निशाने पर है। और बहुत सारे अब वोटर ये चुनाव आयोग की वेबसाइट में अमलेंदु जी, अभी मैं कई देख रहा था, कई जगह ऐसे आ रहे हैं, कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके जो वोट वो पाकर जीते हैं वो वोट लगभग समान है। उसमें एक 122 की सीरीज वाली है, यानी केवल दहाई और इकाई बदली हुई है, बाकी पूरा का पूरा 1 लाख से लेकर और वहां तक बराबर है। और एक सीरीज जो है वो 100 वाली है, 100 वाली। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे उसमें फिट की गई हो। कल हम लोग जगदा बाबू को सुन रहे थे, जगदानंद सिंह बहुत ही वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो कह रहे थे कि हर विधानसभा में 25,000 वोट पहले ही फिक्स कर दिए गए थे एनडीए के लिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, और जिस तरीके से जो आप मैंने भी देखा है, जो आप दिखा रहे थे, वो जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, ये ऐसा तभी हो सकता है समीर जी कि जब कहीं किसी कहा जाए कॉल सेंटर में बैठकर या बीपीओ में बैठकर जो है इसको डाटा को सेट किया जाए जी। और जो राहुल गांधी ने अलंग सीट को लेकर और जो आरोप लगाए थे, उसमें जो सीआईडी की जांच चल रही है, उसमें यही आ रहा है कि ये कॉल सेंटर से ही किया जा रहा था। हाँ। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें कोई ना कोई खेल हो सकता है। लेकिन खेल है या नहीं है हम नहीं कह सकते जब तक कि इसकी कोई जांच ना हो। जांच हो किसकी? भाई जो कातिल है वही मुंसिफ है। हाँ। तो चुनाव आयोग पे ही आरोप है और जांच भी चुनाव आयोग को ही करनी है जी। तो जब चुनाव आयोग पर ही आरोप है तो फिर वो जांच होगी कैसे? लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद है सनातन पांडे जी हाँ बलिया से, और उनका लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि या तो अगर गड़बड़ी की गई तो या तो मेरी लाश आएगी बाहर या डीएम की लाश आएगी, इस तरीके से कहा था। तो गड़बड़ी की गई तो, लेकिन वो चुनाव जीत कर आए तो किसी की भी खैर लाश वाश नहीं आई। लेकिन अब उन्होंने एक और बड़ी बात कही है चुनाव आयोग को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार का चुनाव। जी सुन लेते हैं सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बलिया से, क्या कह रहे हैं, कैसे आरोप लगा रहे हैं और कैसे पूरा जो चुनाव है बिहार का उसको असंवैधानिक बता रहे हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में वो वोट दिलवा रहा है। सुनते हैं सनातन पांडे को। आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, वो बी टीम की तरह काम कर रहा है। सेम पैटर्न पर महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से तमाम तथ्यों सबूतों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। चुनाव आयोग की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इधर अमलेंदु जी, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि 3:30 बजे की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बीजेपी ने चुन लिया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, पर वो खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने भी एक डिप्टी सीएम की मांग की। उनके पास भी 19 विधायक है और स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका भी स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। हाँ बिल्कुल, लगता है ये समीर जी कि बिहार में इस बार शायद 1 दर्जन के आसपास डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि अब चिराग पासवान ने भी मांगा है जी, फिर हम मांझी भी मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मांगेंगे और इससे आगे बढ़कर नीतीश कुमार भी मांगेंगे कि भाई आपको तो क्यों दे दिए जाए, एक हमको भी चाहिए तो नीतीश कुमार को भी चाहिए। तो 1 दर्जन से ज्यादा डिप्टी सीएम बिहार में हो सकते हैं। बहरहाल ये उठापटक का दौर अभी जारी है और अगर नाराज हो जाते हैं चिराग पासवान तो अब चिराग पासवान बेचारे अकेले नाराज होकर क्या करेंगे। लेकिन जो नहीं, अकेले नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ तो ये हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार से उनकी अगर कुछ बातचीत हो गई होगी तो नीतीश कुमार भी आगे की चीजों को देखते हुए उनका भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। और सीधी सी बात है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर अब वो बनाए किसी को कि ना बनाए, फिर वो नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही बनाएगा किसी को भी। बिल्कुल। तो ये फिर उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है तो वापस ले लेगा चाहे तो ये भी हो सकता है। तो अब ये इस पर चर्चाएं अभी तक चलती रहेंगी। लेकिन आज कृतज्ञ राष्ट्र जो है समीर जी वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। लौह महिला का आज 108वां जन्मदिन है और उस पर आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शक्ति स्थल पर गए और जाकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया हाँ, है और ट्वीट वो भी किया बड़ा है, राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण। उसको देखना, उसकी चर्चा करना और किस तरीके से उनको याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है इंदिरा गांधी को उनके जन्म दिवस पर। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को हम लोग देखें, उसमें उन्होंने किस तरीके से उनको याद किया है एक लौह महिला के लिए और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में, और क्या कुछ लिखा है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इधर बीच बिहार में ये लगातार उठापटक की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी लिख रहे हैं और तस्वीरें अपनी पोस्ट की हैं जो वहाँ पर शक्ति स्थल पर गए कि भारत के लिए निडर होकर फैसले लेने और हर परिस्थिति में देश हित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से ही मिली है। उनका साहस, देशभक्ति और नैतिकता आज भी मुझे अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का हौसला देती है। और ये उन्होंने ये बात लिखी है। और अमलेदु जी इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बात कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं, भारत पर दबाव डालकर उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, उसको लेकर अब चूंकि 1 दिसंबर से शुरू होना है संसद का सत्र, उस पर भी ये सवाल उठेगा और ये मुद्दा एक बार फिर संसद के हालांकि बहुत छोटा सत्र है, उस ये आरोप भी लग रहा है कि सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती है, लेकिन ये मुद्दा फिर एक बार बहुत प्रभावी होगा। जयराम रमेश ने कहा भी है। हाँ बिल्कुल, जयराम रमेश ने कहा है कि ये मुद्दा काफी प्रभावी होगा और 1 दिसंबर से संसद का सत्र है जी। और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो उसको लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि ये मुद्दा उस पर रखा जाएगा। SIR का मुद्दा भी उसमें उठेगा और 30 नवंबर को शायद एक रैली भी होनी है। हाँ। या दिसंबर के पहले सप्ताह दिसंबर में SIR को लेकर और उसमें पूरा विपक्ष शामिल होगा, तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा भी इस बार भी लोकसभा मतलब संसद सत्र के दौरान उठेगा। जी, सुनते हैं एक बार क्या कहा है जयराम रमेश ने। और संसद का सत्र इतना छोटा, शीत सत्र है ये, विंटर सेशन, वो इतना छोटा क्यों बुलाया गया है, इतनी कम अवधि का। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार संसद को चलाना ही नहीं चाहती, केवल औपचारिकता पूरा करना चाहती है। सुन लेते हैं जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं। ये है 30 नवंबर को और 1 दिसंबर से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। और इधर जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, सरकार को एक बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार की निंदा भी की है। अमलेंदु जी क्या है खबर? हाँ, खबर ये समीर जी की जो एक न्यायाधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्त अध्यादेश 2021 था जी, उसको संशोधित कर दिया था वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 को। और जो न्यायाधिकरणों के सदस्यों अध्यक्ष का कार्यकाल जो था वो 4 वर्ष तक निर्धारित कर दिया गया था जी। इसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना सरकार ने और सरकार ने फिर अपनी मनमानी चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके जो नियुक्ति और कार्यकाल संबंधी प्रावधान थे उनको रद्द कर दिया और सरकार की कड़ी निंदा की। CJI BR गवई और जस्टिस विनोद चंदन की खंडपीठ जो है उसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ पुनः लागू कर दिया है। और ये कहा अदालत ने, मतलब शीर्ष अदालत ने कहा अपना आदेश पारित करते हुए कि विवादित अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। यह किसी भी दोष और बाध्यकारी निर्णय को दूर किए बिना विधायी अधिलेखित करने के समान है। यह अनुचित है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। यानी सरकार ने जो संशोधन किया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सरकार के लिए बहुत कड़ा तमाचा जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समझा जा सकता है। और न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरणों के कामकाज पर न्यायालय के बार बार दिए गए निर्णयों का पालन न करना जो है वो इसके लिए केंद्र सरकार की निंदा की। और ये निंदा करते हुए कहा कि हमें इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए कि भारत संघ ने जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने का विकल्प चुना है और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और कार्य प्रणाली के सिद्धांत का पालन करने के बजाय उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया है। पहले से ही कई मामले लंबित हैं और ऐसे मामलों में बहुमत
बहुमूल्य न्यायिक समय खर्च होता है और सरकार को न्यायिक उदाहरणों का उचित सम्मान करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि न्यायिक समय का उपयोग न्याय प्रदान करने में हो सके। और इसी तरह से न्यायालय ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का निर्देश दिया। यदि एक तरीके से सीधे कहा जाए कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं कि एक तो आपने जो अध्यादेश था उसको आपने वित्त अधिनियम के जरिए संशोधित कर दिया। पहले तो इसी में नाराजगी जताई, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, आपने फिर उसको लागू कर दिया। तो ये नाराजगी जताई। तो इसी तरीके से समीर जी अब ये मामला SIR का पहुंच रहा है और इसके बाद जो मामला जो वहाँ है नियुक्तियों का मामला मुख्य चुनाव आयुक्तों की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरकार ने की, कानून बनाया। इसको लेकर भी वहाँ मामला भी पड़ा हुआ है नीतियों को लेकर, उस पर भी जब सुनवाई होगी तो हो सकता है कि उस पर भी इसी तरीके से रद्द कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, तो ये सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर रही और सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सरकार की निंदा भी की सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने, जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद कुमार ने। तो ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से रही, लेकिन सबकी निगाहें इस समय बिहार पर है कि वहाँ क्या हो रहा है। और अब अभी तक तो मामला बीजेपी और JDU के बीच चल रहा था स्पीकर को लेकर, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए डिप्टी CM की मांग करके एक नया उसमें पेश फंसा दिया है। हालांकि 3:30 बजे NDA विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा।